सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल की। एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर। जैसे कि मान ली हमारे पास कोई मैटर का टुकड़ा है, मतलब कोई पदार्थ है जिसे हम छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ रहे हैं। ठीक है, छोटे से छोटे पार्ट में उसको तोड़ने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको हम और तोड़ नहीं पाएंगे, तो एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो सबसे छोटा पार्ट बचेगा तोड़ने के बाद, एकदम छोटा सा पार्ट, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एटम कहेंगे। एटम को हिंदी में परमाणु भी कहते हैं। वी विल सी व्हाट इज मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। इसे हम ये भी कह सकते हैं, व्हेनेवर एटम विल कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल। जहाँ पे एटम कंबाइन होते हैं, जैसे एक दूसरे से एटम मिलते हैं, मिलते जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। So now we will see what is element and compounds. An element is a substance that cannot be split into 2 or more simpler substance by physical or chemical methods. For example, हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम है जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो एक और एटम के साथ जाके कंबाइन होगा। अब मान लेते हैं कि वो हाइड्रोजन का जो एटम है वो हाइड्रोजन के साथ ही जाके कंबाइन हो गया, तो वो H2 बन जाता है। और यह ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हाइड्रोजन का एटम जाके हाइड्रोजन से ही कंबाइन होगा, वो और कार्बन का एटम जाके कार्बन से ही कंबाइन होगा, तो किसी के साथ भी हो सकता है। बट यहाँ पे हम एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जब एटम्स सेम एटम के साथ जाके कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे एलिमेंट होता है। और कंपाउंड्स की बात करते हैं। एंड कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। जहाँ पे कोई भी, मान लेते हैं कि कोई कार्बन है, वो जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो CO2 बन जाता है, तो यहाँ पे डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो गए, तो यहाँ पे कंपाउंड्स होगा। जहाँ पे सेम एटम्स कंबाइन होते हैं वो एलिमेंट होता है, डिफरेंट एटम्स जहाँ पे कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे कंपाउंड्स होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नाउ वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। एक महर्षि कनर थे जिन्होंने 500 BC पहले यह बताया था कि व्हाट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो उन्होंने यह बताया कि इफ़ वी कीप डिवाइडिंग मैटर, पदार्थ, इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स, अ स्टेज विल कम व्हेन वी गेट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड परमाणु। हम एक पदार्थ लेते हैं जिसका छोटा सा छोटा पार्ट तोड़ते हैं हम लोग, मैटर को, और उसका एक छोटा सा स्मॉलर पार्टिकल हमको मिलता है, स्मॉलर पार्ट मिलता है, और जिसे हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब और तोड़ नहीं सकते, उसी को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। तो ये हिस्ट्री थोड़ी सी हमने देखी है। महर्षि कनर ने ये बताया था कि व्हाट इज़ एटम। आगे देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ एटम? मॉडर्न डे डिफिनेशन: द smallest fundamental particle of matter which may or may not exist independently but always takes part in a chemical reaction। एक smallest fundamental particle, fundamental का मतलब होता है जिसे सारा मैटर बना हुआ है। सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का एटम होता है, जो कुछ एटम्स अकेले रहते हैं और कुछ एटम्स ग्रुप में रहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन ऑलवेज टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का पार्ट हमेशा होते हैं। द सेकेंड पार्ट इज एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई केमिकल रिएक्शन और मैथड्स। एटम को किसी भी केमिकल रिएक्शन से तोड़ा नहीं जा सकता। और आप लोगों को पता होगा कि एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं। इन्हें हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। एटम आर नियरली स्फेरिकल इन अ शेप। एटम का शेप अभी तक हम लोग स्फेरिकल देख पाए हैं, मतलब अभी तक बहुत ज़्यादा देखना संभव नहीं है, बट हाँ स्फेरिकल टाइप का हम लोग देख पाए हैं अभी। फोर्थ पॉइंट इज atom are so small that we cannot even see them even under high power microscope। मतलब एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिसे हम ऐसे देख नहीं सकते, और उसे हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं।
सो नोट लिखा हुआ है एटम कैन बी डिवाइडेड फर्दर डे अदर मेथड्स। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या कह रहे हैं। एन आयरन नील्स जिसमें 10 की पावर 23 एटम्स हैं, मतलब 10 के आगे 23 ज़ीरो, मतलब इतनी छोटी सी कील के अंदर इतने ज़्यादा एटम्स हैं। सो अब कोई एटम होता है तो उसकी रेडियस भी होती है। द रेडियस ऑफ एटम इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, मतलब हम उसकी रेडियस को नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। जो बहुत छोटा पार्टिकल होता है उसको हम किलोग्राम और मीटर सेंटीमीटर, सॉरी किलोग्राम नहीं, मतलब मीटर सेंटीमीटर में मेज़र नहीं कर सकते। तो ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है तो उसको हम नैनोमीटर्स में मेज़र करते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। एंड जैसे कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू देखेंगे तो 1/10 के आगे 9 ज़ीरो टाइम्स, मतलब सो 0.00000009 टाइम्स ज़ीरो फिर 1 मीटर, मतलब इतना छोटा रेडियस। सो इधर रेडियस भी कुछ दी हुई हैं मीटर में। सो देख सकते हैं आप लोग एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं तो आप लोग देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। हाउ डू एटम इंटरैक्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, नहीं सुना है तो हम बता देंगे आपको। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। सो अब हम देखेंगे इन लॉज के अंदर होता क्या क्या है। सो वी विल गो। सो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दी हुई है और कुछ लिखा हुआ है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन लिया गया 4 ग्राम, ऑक्सीजन है 32 ग्राम और वाटर है 36 ग्राम। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर बनाते हैं, आप लोगों को पता होगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, जो इधर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स हैं ये रिएक्टेंट्स हैं और जो ये वाटर बना हुआ है ये प्रोडक्ट होता है। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो ये इक्वल रहते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी नंबर 3.1 दी हुई है, इसमें पॉइंट 1 लिखा हुआ है सोल्यूशन y इन फ्लास्क, सोल्यूशन x इन द टेस्ट ट्यूब। सो एक फ्लास्क में सोल्यूशन y है, एक में टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन x है। पॉइंट 2 कह रहा है सस्पेंडेड द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और उस थ्रेड की हेल्प से एक टेस्ट ट्यूब है जिसको फ्लास्क में लटकाया गया है। एंड वेट द होल अरेंजमेंट केयरफुली, और उसका वेट किया गया है होल अरेंजमेंट का। सो एक में x है और एक में y है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा। मतलब एक सोल्यूशन है जिसको हम एक्स वाई मान लेते हैं। एक x सोल्यूशन है जो टेस्ट ट्यूब में है और एक y सोल्यूशन है जो कि एक फ्लास्क में रखा हुआ है और उसको लटकाया गया है एक थ्रेड से और उसका वेट किया गया है। तो एक x और y सोल्यूशन को हम एक्स वाई मान सकते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा, आप लोगों को पता होगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई लिख सकते हैं। मिक्स सोल्यूशन, उसको हम मिक्स कर दें, अगर y x सोल्यूशन को y में मिक्स कर देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, फिर उसका वेट करते हैं तो सेम ही होगा ना। जैसे कि मान लें कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन था और उसी के अंदर दूसरी चीज़ भी रखी हुई थी और हमने उसका पहले वेट किया तो वो कितना था, मान लो 1 किलो था, और जब हमने उसको मिक्स कर दिया दोनों को तब भी उसका वेट उतना ही रहेगा, ये आपको पता होगा। सो x और y को अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो सोल्यूशन एक्स वाई बन जाएगा। सो उसका वेट भी उतना ही रहेगा। तो कंजर्वेशन क्या होता है, वेट बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू वेट आफ्टर मिक्सिंग। पहले कितना वेट था और लास्ट में कितना वेट होता है वो इक्वल हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकलता है, दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इसका जो ये प्रूव क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसमें हम x कुछ भी मान सकते हैं, कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, बेरियम क्लोराइड ले सकते हैं, और y भी हम कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो वो हमें एक सोल्यूशन लेना है
जो कि कुछ भी है जिसको हमने x मान लिया था और y मान लिया था। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate, so that these observations are in arrangement with the law of conservation of mass. So हम एक इस क्वेश्चन को का सोल्यूशन देखेंगे जिसमें हम सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड गिव्स देन सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जो रिएक्टेंट हैं सारी उनको अलग कर लेंगे, प्रोडक्ट को अलग कर लेंगे। क्या हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना लिखा हुआ है, 5.3 ग्राम और 6 ग्राम। एंड जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है वह 8.2 प्लस 2.2 एंड 0.9। सो 5.3 प्लस 6 करेंगे तो 11.3 ग्राम आ जाएगा, और 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9 करेंगे तो 11.3 आएगा। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया। सो ये प्रूव होता है। सो नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है, इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड ट्रू, हाउ मच सोडियम क्लोराइड विल रिएक्ट विद 34.0 gram of silver nitrate to product 17 gram sodium nitrate and 28.70 gram of silver chloride. So इसमें पूछा जा रहा है हाउ मच सोडियम क्लोराइड विल रिएक्ट। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। सो हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये याद रखना है, हमेशा इक्वल होना चाहिए दोनों चीज़ें। सो 34 ग्राम रख लेते हैं, और x की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड कितना रिएक्ट करेगा पूछा जा रहा है, तो उसको हम x मान लेते हैं। बाकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 28.70 ग्राम और ये 17 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ये सारी वैल्यूज़ रख लेते हैं। सो इसको हम ऐड करेंगे और इसको उधर भेजेंगे 34 को, तो वैल्यू आ जाएगी x की 11.7 ग्राम। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो दिस इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। जिसमें कह रहा है, अ प्योर केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स एंड सोर्स ऑफ कंपाउंड्स। कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड्स होगा उसमें सेम एलिमेंट्स कंटेन्स होंगे और सेम प्रपोर्शन में होंगे। जो उसका मास और जो उसका अमाउंट होगा, कंपाउंड ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड मतलब सेम होगा। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई केमिकल कंपाउंड है, जैसे कि वाटर है। जैसे मान लेते हैं कोई केमिकल कंपाउंड वाटर है। पानी को हम कहीं से भी लेकर आएँ, चाहे तालाब से लेके आएँ, चाहे कहीं से भी लेके आएँ, अगर वो प्योर है तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो सेम होगा। सो 36 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, जिसके अंदर हाइड्रोजन है 4 ग्राम और ऑक्सीजन है 32 ग्राम, अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो 4 को हम डिवाइड करेंगे, 4 वन ज़ा 4, और 32 को डिवाइड करेंगे 4 8 ज़ा 32। सो रेशियो कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। एंड 18 ग्राम ऑफ प्योर वाटर अगर हम लेते हैं, मतलब 36 का जस्ट हाफ, तो उसके अंदर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। जिसका भी हम रेशियो निकालते हैं तो 1:8 ही आएगा। एंड 18 का जस्ट हाफ लेते हैं अगर हम 9 kg ऑफ प्योर वाटर, उसका भी रेशियो 1.8 ही आएगा। सो द प्योर वाटर ऑलवेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1.8 बाय मास। दिस में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिवर वाटर, रेन वाटर और ग्राउंड वाटर। सो हम यही कह सकते हैं कि पानी को हम कहीं से भी लेकर आएंगे, अगर उसको प्योर होगा और अगर हम उसे प्योर कर लेंगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम होगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम दोनों लॉज का ओवरव्यू ले लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आई होप आप लोग की समझ आया होगा। एंड सेकेंड लॉ में
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कहता है कि अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास regardless of the compound of amount of compound and the source of compound। जैसे कि ये, और ये आप लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला भी समझ आया होगा कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने कंपाउंड्स होते हैं, जो कि मैंने भी बताया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।